Assalamualaikum viewers, I am your host Hira Ashraf and welcome to my channel Psychology in Easy Way। आज साइकोलॉजी इन इजी वे में हम पढ़ेंगे ओसीडी के बारे में। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, डीएसएम एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर है। ओसीडी जो है ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव एंड रिलेटेड डिसऑर्डर की कैटेगरी में आती है, इस स्पेक्ट्रम में आती है। ओसीडी एंड रिलेटेड डिसऑर्डर के स्पेक्ट्रम में आती है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में दो चीजें इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि ऑब्सेशन होते हैं, ऑब्सेशन कहते हैं वहम को, मतलब आपको रिकरेंट थॉट्स होती हैं, बार बार आने वाली थॉट्स होती हैं अनकंट्रोलेबल। और कंपल्शन कहते हैं रेपिटेटिव बिहेवियर्स को, ऐसे बिहेवियर्स जो आप बार बार रिपीट करें। अब हम पहले इसका क्राइटेरिया देख लेते हैं। इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में इसके 4 क्राइटेरियाज आ जाती हैं। सबसे पहला है प्रेजेंस ऑफ ऑब्सेशंस, कंपल्जन्स और बोथ। इसमें क्या होता है, या ऑब्सेशन होंगे, कंपल्जन होंगे, या दोनों होंगे। अक्सर दोनों चीजें पाई जाती हैं। सबसे पहले ऑब्सेशंस क्या होती हैं? ऑब्सेशंस आर डिफाइंड बाय 1 और 2। ऑब्सेशंस को डिफाइन किया गया, फिर कंपल्जन्स को डिफाइन किया गया। ऑब्सेशंस होती है रिकरेंट, कहते हैं बार बार आने को, परसिस्टेंट लंबे टाइम के लिए थॉट्स, सोच वगैरह। अर्जीज कहते हैं कोई भी तलब, कोई काम करने के लिए बार बार आपको अर्ज हो। और इमेजेस दैट आर एक्सपीरियंस्ड एट सम टाइम ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस, मतलब ये जो डिस्टर्बेंस होती है ओसीडी होती है, इसमें क्या होती है, रिकरेंट थॉट्स होती हैं, बार बार ऐसी थॉट्स आती हैं। आर एज इंट्रूसिव, इंट्रूसिव कहते हैं अनकंट्रोलेबल एंड अनवांटेड एंड दैट इन मोस्ट इंडिविजुअल कॉज मार्क्ड एंजाइटी और डिस्ट्रेस। मतलब क्या होता है, रिकरेंट थॉट्स होती हैं, बार बार रेपिटेटिव थॉट्स आती हैं, अर्जीज होती हैं, और ये अनकंट्रोलेबल होती हैं, अनवांटेड होती हैं, और इसकी वजह से एंजाइटी और डिस्ट्रेस होती है। फॉर एग्जांपल किस किस्म की होती हैं, जैसे आप मतलब आपको बार बार ये थॉट है कि जैसे लॉक सही से बंद नहीं हुआ, चूल्हा सही से बंद नहीं हुआ, आपके हाथ साफ नहीं है, ये चीज इस तरह से डर्ट से रिलेटेड आपको होगी कि गंदगी है, ये चीज इस तरह की आपको थॉट्स आती हैं। The individual attempts to ignore or suppress such thoughts। इंसान क्या करता है कि वो ऐसी थॉट्स को इग्नोर करने के लिए, सप्रेस दबाने की कोशिश करता है ऐसी थॉट्स को, अर्जीज को और इमेजेस, और टू न्यूट्रलाइज देम विद सम अदर थॉट और एंजाइटी। इंसान उनको से जान छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वो इग्नोर करने की कोशिश करता है, लेकिन और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इंसान क्या करता है, या तो इंसान कोई और थॉट, मतलब जब भी उसको बार बार कोई भी वहम हो रहे हैं तो फिर वो क्या होगा, अपनी थॉट चेंज करेगा, अपने आप को डाइवर्ट करेगा और एक्शन या कोई काम करता है बार बार। बाय परफॉर्मिंग अ कंपल्जन, मतलब क्या होता है कि उस थॉट से छुटकारा हासिल करने के लिए इंसान कुछ खास कामों को रिपीट करता है बार बार। ये ऑब्सेशन की डेफिनेशन थी। कंपल्जन क्या होता है? कंपल्जन आर रेपिटेटिव बिहेवियर्स। उसमें क्या होता है, रिकरेंट थॉट्स होती हैं, बार बार आने वाले थॉट्स, और इसमें कंपल्जन कहते हैं रेपिटेटिव बिहेवियर्स, खास बिहेवियर जो बार बार किए जाए। हैंड वॉशिंग आ जाती है, ऑर्डरिंग, ऑर्डरिंग कहते हैं मतलब सीधे तरतीब से चीज़ों को रखना। चेकिंग और मेंटल एक्ट्स दिमाग में भी हो सकता है, मतलब जैसे काउंटिंग वगैरह होगी, प्रेइंग, रिपीटिंग वर्ड साइलेंटली। दैन इंडिविजुअल फील्स ड्राइवन टू परफॉर्म, मतलब इंसान को ऐसे फील हो रहा था जैसे मतलब वो परफॉर्म करना ही करना है, इंसान को बहुत ज़्यादा, मतलब उसके बगैर इंसान को सुकून नहीं आता अगर इंसान वो काम रिपीट ना करे। इन रिस्पॉन्स टू एन ऑब्सेशन और अकॉर्डिंग टू रूल दैट मस्ट बी अप्लाइड रिजिडली। ऑब्सेशन होते हैं, इंसान को वहम होती है, जैसे इंसान को कोई भी वहम, अगर बार बार किसी इंसान को ये है ना कि उसके हाथ गंदे, तो वो क्या करेगा, बार बार हैंड वॉशिंग करेगा। उस ऑब्सेशन की वजह से वो जो बिहेवियर रिपीट कर रहा है उसको कहते हैं कंपल्जन। द बिहेवियर और मेंटल एक्ट्स आर एम्ड एट प्रिवेंटिंग और रिड्यूसिंग एंजाइटी और डिस्ट्रेस। और ये क्यों बिहेवियर्स किए जाते हैं, ये अभी ऊपर था कि ऑब्सेशन की वजह से एंजाइटी होती है, उस एंजाइटी को कम करने के लिए क्या होता है, इंसान खास बिहेवियर्स को रिपीट करता है, उसको कहते हैं कंपल्जन। और प्रिवेंटिंग सम ड्रेडेड इवेंट और सिचुएशन, या फिर इंसान किसी बुरी सिचुएशन से बचने के लिए भी करता है। जैसे अब इंसान को अगर ये बार बार ऑब्सेशन हो रहा है कि चूल्हा सही से, उसने स्टोव को सही से बंद नहीं किया, तो इंसान क्या करेगा, बार बार उसको चेक करेगा। उस ऑब्सेशन की वजह से, वहम की वजह से उसको एंजाइटी होगी कि कुछ बुरा ना हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए, तो वो बार बार उसको चेक करेगा। और एक तो एंजाइटी को रिड्यूस, दूसरा कोई भी बुरा वाक्य होने से, हादसा होने से बचने के लिए। However, these behaviors or mental acts are not connected in a realistic way with what they are designed to neutralize। ऑब्सेशंस को न्यूट्रलाइज करने के लिए वो कंपल्जन्स करते हैं, लेकिन असल में ये जो है ना, ये कोई रियलिस्टिक वे में रियलिस्टिक नहीं होते। मतलब इंसान के जो वहम वगैरह होते हैं वो रियल लाइफ में मतलब होते नहीं है, वो उसके वहम होते हैं, वो ओरिजिनल नहीं होते, रियलिस्टिक नहीं होते। और प्रिवेंट और आर क्लियरली एक्सेसिबल, बहुत ज़्यादा हद तक होते हैं, मतलब ऑब्सेशन भी बार बार उसको होंगी, बार बार उसको वहम होगा, और बार बार वो काम कुछ रिपीट करेगा। सबसे पहला क्राइटेरिया ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में क्या है कि ऑब्सेशन और कंपल्जन होते हैं।
अब सेकंड क्राइटेरिया ऑब्सेशंस एंड नोट यंग चिल्ड्रन मे नॉट बी एबल टू आर्टिकुलेट द एम्स ऑफ दिस बिहेवियर्स और मेंटल हेल्थ। बड़े से अगर आप किसी बड़े इंसान से पूछेंगे तो वो आपको ही बता सकता है कि वो काम क्यों कर रहा है, उसको क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन बच्चे इस चीज़ को आर्टिकुलेट कहते हैं कि वाजे करना, एक्सप्लेन करना, तो मतलब वो कोई अगर इस तरह के बिहेवियर्स कर रहे हैं तो वो एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते। सेकंड इसका क्राइटेरिया है ऑब्सेशन एंड कंपल्शंस आर टाइम कंज्यूमिंग। टाइम कंज्यूमिंग होता है, लंबे टाइम के लिए होते हैं, टेक मोर देन 1 आवर पर डे, एक दिन में 1 घंटे या उससे ज़्यादा हो सकता है, मोर देन 1 आवर, एंड और कॉजेज क्लिनिकली सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस और इम्पेयरमेंट कहते हैं फंक्शनिंग डिस्टर्ब होना इन सोशल ऑक्यूपेशनल और अदर इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ फंक्शनिंग। इंसान में को इससे क्या होता है, डिस्ट्रेस होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होती है, इम्पेयरमेंट होती है। सेकंड का है कि टाइम कंज्यूमिंग होते हैं और डिस्ट्रेस और इम्पेयरमेंट होती है। थर्ड है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर आर नॉट एट्रीब्यूटेबल टू द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ अ सब्सटेंस। एट्रीब्यूटेबल मतलब किसी चीज़ की तरफ उसको डालना, किसी चीज़ पे डालना, मतलब इसको हम किसी सब्सटेंस पे नहीं डाल सकते, किसी सब्सटेंस मुंशियात वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है कि सब्सटेंस की वजह से नहीं हो रहा होता, और अनदर मेडिकल कंडीशन, किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से भी नहीं हो रहा होता और सब्सटेंस की वजह से भी नहीं हो रहा होता। ये द डिस्टर्बेंस इज नॉट बेटर एक्सप्लेन बाय द सिम्टम्स ऑफ अनदर मेडिकल मेंटल डिसऑर्डर, और इसको हम किसी और मेंटल डिसऑर्डर से भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते। मिलती जुलती सिम्टम्स हो सकती हैं ऑब्सेशन और डिसऑर्डर में भी हो सकती है, लेकिन एज इट इज सेम टू सेम कोई और डिसऑर्डर नहीं है। ये एक ओसीडी एक अलग से डिसऑर्डर है, इसको हम किसी और मेंटल डिसऑर्डर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ये जो हाईलाइटेड पार्ट्स हैं ये इसलिए किए गए हैं ताकि आपको इसको याद करने में आसानी हो, टू द पॉइंट आप याद कर सकें। और लिखने के भी अक्सर बच्चों को इशू होता है तो याद करने में, तो फिर हाईलाइटेड पार्ट जो होता है उससे याद करने में भी आसानी होती है। आप मेन हर उसका मेन पार्ट अगर देख लें, सबसे पहले में क्या था, प्रेजेंस ऑफ ऑब्सेशंस कंपल्शंस, सेकंड था टाइम कंज्यूमिंग और डिस्ट्रेस इम्पेयरमेंट, थर्ड नॉट एट्रीब्यूटेबल टू द फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ सब्सटेंस, फोर्थ था कि किसी और मेंटल डिसऑर्डर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ये इसके 4 क्राइटेरिया हैं। अब डी क्राइटेरिया डिटेल्ड होता है लेकिन इसको थोड़ा भी लिखा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल इसकी दी हुई है, एक्सेसिव वरीज एज इन जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर में भी वरीज होती हैं लेकिन वो इससे डिफरेंट होती हैं। प्रीऑक्यूपेशन विद अपीयरेंस एज इन बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर, बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर में भी ऑब्सेशन होते हैं, प्रीऑक्यूपेशन होते हैं लेकिन और टाइप के होते हैं। डिफिकल्टी रिकॉर्डिंग आर पार्टिंग विद पोजेशंस एज इन हॉर्डिंग डिसऑर्डर, हॉर्डिंग डिसऑर्डर में जैसे होता है इंसान को मुख्तलिफ चीज़ों को वो एक्सपोज करने में प्रॉब्लम होती है। कोई भी जैसे घर में वो सामान वगैरह ज़्यादा इकट्ठा कर लेगा। हेयर पुलिंग एज इन ट्रैकोटिलोमेनिया में हेयर पुलिंग आ जाती है। एक्सफोलिएशन और स्टीरियोटाइपीज, मतलब बाकी और बहुत सारे डिसऑर्डर होते हैं जिनकी कुछ कुछ बातें मिलती जुलती होती हैं, लेकिन इस डिसऑर्डर को हम किसी और मेंटल डिसऑर्डर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ये थे इसके 4 क्राइटेरियाज। अब आगे हम देख लेते हैं इसके स्पेसिफायर्स क्या होते हैं। विद गुड और फेयर इंसाइट, इंसान को उस चीज़ का इल्म है भी, उसको अंदाजा है भी कि वो कि सही गलत का इंसान में इंसाइट प्रेजेंट है कि नहीं। विद पुअर इंसाइट और विद एब्सेंट इंसाइट, 3 इसके होते हैं। विद गुड और फेयर इंसाइट इसमें क्या होता है, इंसान को इस चीज़ का इल्म होता है कि वो कि जो कुछ भी है वो उसका वहम है। The individual recognizes that obsessive compulsive disorder beliefs are definitely आर प्रोबेबली नॉट ट्रू, इंसान को भी पता होता है कि मतलब बार बार वो जो उसको जो वहम आ रहे हैं वो उसके इंसान उसको पता होता है, लेकिन फिर भी उसको एंजाइटी हो रही होती है इसलिए वो काम रिपीट करता है, लेकिन उसको इस चीज़ का पता होता है कि ये गलत है, नॉट ट्रू, ऑब्सेशंस आर नॉट ट्रू एंड दैट दे मे और मे नॉट बी ट्रू। विद पुअर इनसाइट में कुछ हद तक उसको होता है लेकिन कुछ हद तक उसको यकीन भी होता है। इंडिविजुअल थिंक्स ओसीडी बिलीव्स आर प्रोबेबली ट्रू, कुछ हद तक वो उनको सही समझ रहा होता है, मतलब अगर उसको डर्ट से रिलेटेड है तो उसको अगर बार बार ऑब्सेशन आ रहा है कि उसके हाथ गंदे हैं तो उसको लग भी रहा होगा कि गंदे हैं। विद एब्सेंट इनसाइट में इंसान को बिल्कुल आइडिया नहीं होता, इंसान बिल्कुल अपने जो वहम होते हैं उसको सच्ची समझ रहा होता है। द इंडिविजुअल इज completely convinced that obsessive compulsive disorder beliefs are true, अगर अपने बिलीव्स को बिल्कुल ट्रू समझ रहा होता है। गुड और फेयर इनसाइट में नॉट ट्रू समझ रहा होता है, उसको पता होता है लेकिन वो फिर भी रिपीट करता है। पुअर इनसाइट में कुछ हद तक अंदाजा होता है। अब एक और स्पेसिफाई इफ है टिक रिलेटेड, द इंडिविजुअल हैज अ करंट और पास्ट हिस्ट्री ऑफ टिक डिसऑर्डर। टिक रिलेटेड भी हो सकता है, स्पेसिफाई जब देते हैं जब इंसान की पास्ट हिस्ट्री ऑफ टिक डिसऑर्डर मौजूद हो, मतलब उसको पहले टिक डिसऑर्डर ही हो। आगे हम चले जाते हैं इसकी कॉजेज की तरफ।
ओसीडी के कॉजेस, रिस्क एंड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? टेम्परमेंटल फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर्स और जेनेटिक फैक्टर्स। टेम्परमेंटल फैक्टर्स में इंसान के टेम्परमेंट से रिलेटेड ग्रेटर इंटरनलाइजिंग सिम्टम्स, इंटरनलाइजिंग सिम्टम्स वो होती हैं जो इंसान इनके इनर डायरेक्टेड होती हैं, मतलब जिसका इंसान की अपनी सेल्फ पे फर्क पड़ता है। जैसे इसमें क्या होती है, एंजाइटी डिप्रेशन वगैरह आ जाते हैं, तो इस केस में क्या आ रहा है, एंजाइटी होती है इंसान को, जो उसके वहम वगैरह होते हैं, ऑब्सेशन होते हैं, उसकी वजह से एंजाइटी होती है। हाई नेगेटिव इमोशनैलिटी मतलब किसी भी उसकी वो नेगेटिव इमोशनैलिटी है, नेगेटिव सोच है। और बिहेवियरल इनहिबिशन इन चाइल्डहुड, बचपन में उसने नेगेटिव इमोशनैलिटी हो, या बिहेवियरल इनहिबिशन कहते हैं विड्रॉल बिहेवियर होता है, मतलब एंटी सोशल टाइप थोड़ा थोड़ा बिहेवियर। बिहेवियरल इनहिबिशन कहते हैं कि आप सोशल सिचुएशन में इजी फील नहीं करते, कंफर्टेबल नहीं होते और आप विड्रॉल रहते हैं, दूर दूर रहते हैं। अगर ये बिहेवियर्स हों, टेम्परमेंट इंसान का ऐसा हो कि इंटरनलाइजिंग सिम्टम्स, एंजाइटी है, उसमें नेगेटिव इमोशनैलिटी है, बिहेवियरल इनहिबिशन है, तो फिर ओसीडी का चांस ज़्यादा होता है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में फिजिकल और सेक्सुअल एब्यूज आ जाता है इन चाइल्डहुड। इसके अलावा स्ट्रेसफुल और ट्रॉमेटिक इवेंट्स की वजह से भी हो सकती है ओसीडी। हैज बीन एसोसिएटेड विद एन इंक्रीज रिस्क फॉर डेवलपिंग ओसीडी। सम चिल्ड्रन may develop the sudden onset of OCD। अक्सर क्या होता है कि OCD अचानक से होती है, वो क्यों होती है? which has been associated with different environmental factors। उसमें environmental factors जैसे such as infectious agents भी आ सकते हैं, उनकी वजह से भी प्रॉब्लम आ सकती है इंसान में। पोस्ट इन्फेक्शियस ऑटो इम्यून सिंड्रोम, ये एक सिंड्रोम होती है, एक डिसऑर्डर होती है, इसकी वजह से भी हो जाती है। एनवायरमेंटल फैक्टर में क्या होता है, सेक्सुअल एब्यूज हो गया, ट्रॉमेटिक इवेंट्स हो गए, इंसान के स्ट्रेसफुल इवेंट्स आ गए, कुछ इन्फेक्शंस एजेंट्स वगैरह की वजह से ओसीडी डेवलप हो सकती है, ये भी इसके रिस्क फैक्टर में शामिल है। जेनेटिक फैक्टर में है कि जीन्स का भी फर्क पड़ता है, फैमिली का भी फर्क पड़ता है इस चीज़ पर। द रेट ऑफ ओसीडी अमंग फर्स्ट डिग्री रिलेटिव ऑफ एडल्ट विद ओसीडी, अगर इंसान को एडल्टहुड में, मतलब वो जवान है, उसको ओसीडी हुआ है, उसके रिलेटिव्स में 2 टाइम्स ज़्यादा चांस होगा एज कम्पेयर टू दोज विदाउट द डिसऑर्डर। मतलब अगर किसी इंसान के को डिसऑर्डर है और किसी दूसरे को नहीं है, तो जिसको डिसऑर्डर होगी और एडल्ट में अगर है, तो उसके रिलेटिव्स में 2 टाइम्स ज़्यादा चांस है। is approximately 2 times that among first degree relatives of those without the disorder. However, among the first degree relative of individual with onset, और अगर इसका पहले बताया था onset adult में अगर हो, अगर onset इसका जो है OCD का बचपन में या adolescence में हो, childhood में या adolescence में, तो इसका रेट और भी ज़्यादा इंक्रीज होता है। द रेट इज इंक्रीज 10-fold। मतलब अगर OCD का onset childhood या adulthood में होता है, adolescence में होता है, तो उसका और relatives में चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है, और अगर एडल्टहुड में आता है तो डबल हो जाता है। फैमिलियल ट्रांसमिशन इज ड्यू इन पार्ट टू जेनेटिक फैक्टर। फैमिलियल ट्रांसमिशन जो है, जेनेटिक फैक्टर्स जो फैमिलीज में ये ओसीडी जाती है, जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से होती है। कंकॉर्डेंस रेट ऑफ 0.57 फॉर मोनोजाइगोटिक वर्सेस 0.22 फॉर डायजाइगोटिक ट्विंस वगैरह में भी ये चीज़ पाई जाती है। इसके अलावा जो फिजियोलॉजिकल में क्या आ जाता है, डिसफंक्शन इन द ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स, कुछ ब्रेन के पार्ट्स होते हैं, उनमें अगर प्रॉब्लम हो तो उसकी वजह से ओसीडी डेवलप करने का चांस ज़्यादा होता है। डिसफंक्शन इन द ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स, एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स, स्टीरियटम, इनमें अगर कॉम्प्लिकेशंस हैं, इनमें अगर डिसफंक्शन है, पर डिसफंक्शन कहते हैं प्रॉपर्ली काम ना करिए कोई भी चीज़, तो फिर उसकी वजह से ओसीडी डेवलप करने का चांस ज़्यादा होता है। ये थी ओसीडी की कॉजेज और इसका क्राइटेरिया। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।